हेलो नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं केबीएस पीआरटी के लिए एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवाइज करने के लिए आज हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें केवल आपको केबीएस के पेडागॉजी, पेडोलॉजी और साइकोलॉजी की रिवीजन करवाई जाएगी। डेली एक क्लास बनाई जाएगी, तो आप ध्यान से इस क्लास को अच्छे तरीके से देखिए और आपको लास्ट में आप देखेंगे आप सभी को ये चैप्टर पूरी तरह से याद हो चुका होगा। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक आपका है यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, शिक्षार्थी को समझना। ठीक है, तो टॉपिक क्या लेते हैं? टॉपिक इसमें लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब वृद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है, संप्रत्यय क्या है, मैट्रुएशन एंड डेवलपमेंट, परिपक्वता और विकास। तो आइए हम क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आगे की क्लास में बढ़ाने के बाद देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ किस शास्त्र में पढ़ा जाता है। तो आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ पढ़ा जाता है वो बाल विकास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि बाल विकास है क्या। तो आप देखेंगे बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास। ठीक है, तो अगर बालक का अर्थ लगाएं तो बालक के अर्थ में हम केवल बालक के वृद्धि की बात करेंगे, लंबाई में वृद्धि, शरीर के अंगों में वृद्धि, शरीर का भार क्या है, इन सभी के बारे में आसानी से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास। बाल का अर्थ है बालक की वृद्धि से और विकास का अर्थ है मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से बालक में होने वाला परिवर्तन। तो अब इसमें हमें बात करना है अभिवृद्धि या वृद्धि। बालक में वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही चीज़ है। अगर देखें कि अभिवृद्धि का प्रारंभ कब से होता है, तो अभिवृद्धि का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से और कहाँ तक चलता है, किशोरावस्था तक चलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था के बीच हम बालक के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार आदि की गणना कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। अगर आप मापन कर सकते हैं तो इसका मतलब है अभिवृद्धि का मापन क्या होता है, संभव होता है। अब विकास की बात थोड़ी सी कर लें तो विकास आप देखेंगे, विकास गर्भावस्था से शुरू होती है और जीवन पर्यंत या हम कह सकते हैं वृद्धावस्था तक चलती है। तो आप देखेंगे वृद्धावस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, संवेगात्मक परिवर्तन होता है। बहुत सारी परिवर्तन होने के कारण इसका मापन संभव नहीं होता है। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि वृद्धि एवं विकास एक ही सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं। अब बात करेंगे अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि की परिभाषा क्या है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो अभिवृद्धि आप देखेंगे क्या है कि बालक बालिकाओं में शारीरिक संरचना में होने वाला जो बाह्य परिवर्तन है जिसका मापन संभव हो, अभिवृद्धि कहलाता है। तो बालक बालिकाओं की शरीर संरचना में आप देखते हैं अनेक प्रकार से परिवर्तन होते हैं। बालक छोटे से बड़ा होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है, उसके सिर के भार में परिवर्तन होता है। तो ये क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। उदाहरण हम अगर देखें तो लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, पैर की हड्डी, सिर के आकार में परिवर्तन, ये सारी अभिवृद्धि के अंतर्गत आती हैं। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था में भ्रूण विकास के बाद व जन्म से पूर्व बालकों की शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन जो है क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि अगर देखेंगे तो अभिवृद्धि की निश्चित दिशा व गति होती है। अभिवृद्धि की क्या होती है, निश्चित दिशा व गति होती है। नहीं, जो आप शब्द देख रहे हैं वो नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं है। और दूसरी चीज़ ये देखें कि यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है। इसका मापन केवल मात्रात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन नहीं है। मापन संभव है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि वंशक्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं और आगे की चलते हैं। अगला
टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि की जो परिभाषा होती है, किन किन लोगों ने अभिवृद्धि को परिभाषित किया है, तो उनके विषय में हम जानते हैं। पहले आपके मनोवैज्ञानिक है जॉन डेवी, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। तो जॉन डेवी ने बताया कि अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लादा नहीं जा सकता है। आप सोचेंगे बाहर से लाद दें, दवा दे दें तुरंत बढ़ जाए, तो अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लाद कर नहीं बना सकते हैं। जैसे आलू आलू ही रहता है, वो तरबूज तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान से याद करिएगा, जॉन डी बी। ठीक है, डी बी। अब डीवीडी आप लगाते हैं तो क्या होता है, बाहर से परिवर्तन करते हैं, डीवीडी में जो चलेगा वही चल सकता है। तो अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लादा नहीं जा सकता है। अब एक वैज्ञानिक हुए फ्रैंक ने सीधे तौर पर ये कहा कि कोश की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोश की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। अब बात करें सोरेनसन की। सोरेनसन ने क्या कहा, सोरेनसन आप देखेंगे ये भी सार से स्टार्ट हुआ है, सार से हो गया, मान सकते हैं संरचना। तो शारीरिक संरचना में होने वाले वाह्य परिवर्तन से है जिसका मापन संभव हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक बात निकल के आ रही है कि अभिवृद्धि का मापन क्या होता है, हर पैटर्न में संभव होता है। ठीक है, अब हरलॉक की बात करते हैं। हरलॉक महोदया ने क्या कहा। हरलॉक महोदया एक महिला है, महिला मनोवैज्ञानिक है। तो हरलॉक ने क्या कहा कि लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, पैर की हड्डी का बड़ा होना अभिवृद्धि है, लेकिन इनका संगठित रूप विकास कहलाता है। अभी आप बाद में विकास भी पढ़ेंगे, तो विकास को पहले ही समझ लेते हैं कि लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, शरीर की हड्डी का बढ़ना, यानी आप देख रहे हैं अभिवृद्धि में सर्वांगीण विकास हो रहा है, और उस संगठन को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इतनी बात आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी। तो आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब हम देखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। अगर हम समझें कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ठीक है, तो अंतर आप देखेंगे, पहला जो अंतर है, पहला अंतर है सीमित समय तक चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है, सीमित समय तक चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास किसी भी प्रकार से हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, संवेगात्मक विकास हो सकता है। किसी भी प्रकार का विकास जो होगा वो विकास के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा, विकास होगा। इतनी बात समझ में आ गई। पहली चीज़ समझते हैं, अभिवृद्धि जो होती है संकुचित क्षेत्र होता है। अब संकुचित क्षेत्र से क्या मतलब है, संकुचित का मतलब है एक निश्चित सीमा तक। तो इसकी दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। और विकास की अगर बात करें तो विकास का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है। व्यापक क्षेत्र का मतलब है इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, किसी भी प्रकार से बढ़ सकती है। कभी कभी सामाजिक विकास बढ़ जाएगा, कभी शारीरिक विकास बढ़ जाएगा, कभी मानसिक विकास बढ़ जाएगा। तो विकास की दिशा क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब तीसरी बात करें तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। लेकिन विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि का मापन संभव होता है, आप ये पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन विकास की बात करें तो विकास का मापन संभव नहीं होता है। चौथी बात करें तो शारीरिक अंगों में परिवर्तन जो होता है अभिवृद्धि में होता है। लेकिन विकास में संपूर्ण शरीर में परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। हर प्रकार की जो परिवर्तन है संपूर्ण, यानी शरीर में संपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। अब बात करेंगे कि अगर अभिवृद्धि की अगले नेक्स्ट अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो वाह्य परिवर्तन होता है। लेकिन विकास वाह्य परिवर्तन एवं आंतरिक परिवर्तन दोनों होता है। अब नेक्स्ट बात करें तो अभिवृद्धि रचनात्मक परिवर्तन है। आप देखते हैं शरीर में रचनात्मक परिवर्तन होता है। कब बालक छोटे से बड़ा होता है, पहले बालक लेटा रहता है, फिर बैठता है, फिर चलना सीखता है, धीरे धीरे आप देखेंगे उसकी रचनात्मक परिवर्तन, उसकी शरीर में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। लेकिन विकास में क्या होता है, विकास में रचनात्मक एवं विकासात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन भी होता है, विकासात्मक भी होता है और विनाशात्मक परिवर्तन भी होता है। अब अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि एक मुखी एक पक्षी प्रक्रिया है। लेकिन विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास बहुमुखी बहुपक्षी प्रक्रिया है। अगला डिफरेंस देखें तो आप देखते हैं कि अभिवृद्धि जो होती है भविष्य
वाणी अभिवृद्धि की भविष्यवाणी संभव है, लेकिन विकास की भविष्यवाणी करना असंभव है। ठीक है, अभिवृद्धि विकास का एक भाग है, लेकिन विकास क्या है? संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। आपने देखा कि अभिवृद्धि और विकास में क्या परिवर्तन होते हैं और क्या इसमें अंतर है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको कोरिलेट होंगी, आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी, तो आप इनका ध्यान से ध्यान रखिएगा। अब आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात करते हैं मैच्योरिटी या परिपक्वता की बात करते हैं। ठीक है, अगर परिपक्वता की बात करेंगे, परिपक्वता की सही स्थिति जानिए क्या है। जैसे किसी जीव की वह स्थिति जहाँ पर एक खास प्रकार की क्रिया होती है उसको परिपक्वता कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझें, जब एक छोटा नन्हा सा बालक जन्म लेता है तो आप देखते हैं वो लेटा रहता है, आंखें आंखें खोल नहीं पाता है, बंद रहता है। लेकिन आप 7-8 महीने बाद देखेंगे तो 7 महीने बाद वो बैठने लगता है, 8वें महीने में सहारा लेकर खड़े होने लगता है, 11वें महीने में चलने लगता है, या कभी कभी 1 साल बाद भी बालक चलने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये एक परिवर्तन है, और जिसे क्या कहेंगे? परिपक्वता। यानी किसी जीव की वह स्थिति जहाँ पर एक खास प्रकार की क्रिया कर सकता है, क्रिया होती है, वो कहलाती है परिपक्वता। अगर नोट पॉइंट में देखें तो परिपक्वता किसी भी विकास का चरण होता है। परिपक्वता किसी भी विकास का चरण होता है, लेकिन परिपक्वता के बाद किसी भी प्रकार का विकास ढलान की ओर जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब पियाजे के अनुसार देखेंगे तो पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने ये कहा कि बालक में वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त गुणों का अपने उचित समय पर प्रकट होना परिपक्वता कहलाता है। जैसे बच्चा 8 महीने बाद या 11वें महीने के बाद या 1 साल बाद बच्चा बोलने लगता है, तो बोलना एक परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि पहले तो बालक बोल नहीं पाता है। तो वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त गुणों को अपने उचित समय पर प्रकट होना क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। अगर परिपक्वता का अर्थ समझें तो शरीर का स्वाभाविक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब क्या कहलाते हैं? परिपक्वता की विशेषता कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो स्वतः विकास होती है वही क्या कहलाती है? परिपक्वता। उदाहरण अगर समझें तो प्रारंभ में शिशु केवल लेटा रहता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर हाथ पैर हिलाने, हंसने और चलने लगता है। आप देखेंगे उम्र के अलग अलग पड़ाव पर जाकर वह उसमें क्या आने लगती है? उसमें परिपक्वता आने लगती है, आंखों पर समंजन स्थापित करने लगता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं कि परिपक्वता में क्या विशेष पॉइंट हैं, उन पॉइंट का क्या उपयोग है। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि परिपक्वता के कारण ही पुरुषों में पुरुषोचित व स्त्रियों में स्त्रियोचित गुणों का विकास होता है। ठीक है, पुरुषोचित का मतलब अगर छोटी सी भाषा में समझें, आप देखते हैं पैंट शर्ट पहनते हैं पुरुष, महिलाएं भी पैंट शर्ट पहनती हैं, लेकिन महिलाओं के परिधान में कुछ डिफरेंसेस आती हैं। महिलाओं के बाल बड़े होते हैं, लेकिन पुरुषों के बाल छोटे छोटे रखते हैं, इतने बड़े बाल तो रखते नहीं। तो ये भी एक परिपक्वता का ही विकास है। अब बात करते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा परिपक्वता की परिभाषा क्या दी गई उसके बारे में। तो पहले वैज्ञानिक थे गैस लेके अपने सीमित जीवन चक्र में कार्यरत प्रत्येक 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 व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्वता। अपने सीमित जीवन चक्र में जो बालक के समूचे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक हैं बारबरा जियोधेगम। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने परिपक्वता का अर्थ बताया कि किसी कार्य में विश्वास की संपूर्ण उपलब्धि ही क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है। किसी भी कार्य में विश्वास की जो संपूर्ण उपलब्धि होती है, जिस पर हम पूर्ण रूप में विश्वास कर सकें, वो क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है। तीसरे वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर ने क्या कहा कि परिपक्वता आंतरिक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। उन्होंने परिपक्वता की क्या परिभाषा दी कि आंतरिक रूप से जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो परिपक्वता कहलाती है। जर्सील्ड ने क्या बताया? जर्सील्ड ने बताया मानव द्वारा अंतरतम क्षमताएं
क्रियात्मक तत्परता की स्थिति प्राप्त कर लेना ही परिपक्वता कहलाती है। मानव द्वारा अंतरतम क्षमताओं में क्रियात्मक तत्परता की स्थिति प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर हम समझते हैं कि और परिपक्वता की विशेषताएं अब क्या है। ठीक है, तो अब देखना, परिपक्वता एक स्वाभाविक क्रिया है जिसमें क्या विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें शक्ति का प्रदर्शन करना, संतुलन स्थापित करना और समन्वय प्रदान करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये आपकी स्वाभाविक और नैसर्गिक क्रिया है। ठीक है, ये बाहरी उत्तेजनाओं के अनावश्यक कार्य को दबा देता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या बात करते हैं कि परिपक्वता अधिगम की अनिवार्य शर्त है। अगर अधिगम करवाना है तो अधिगम के बाद परिपक्वता आनी चाहिए, यानी परिपक्वता अधिगम की क्या होनी चाहिए? अनिवार्य शर्त। सामाजिक दृष्टि से परिपक्वता महत्वपूर्ण है। अगर सामाजिक दृष्टि से ये देखें तो सामाजिक दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है विशेषता में, तो इसको लिखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगला बात करते हैं, यह क्रिया जन्मजात होती है। परिपक्वता जो होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से परिपक्वता की विशेषताएं आनी स्टार्ट हो जाती हैं। परिपक्वता के कारण शरीर में अंग समंजन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखें, विशेषता निहित लक्षणों को सामने लाता है। जो आप परिपक्वता क्या करती है, जो भी आप में निहित लक्षण हैं जिससे समाज जान सके, वो आपकी विशेषता को प्रकट करती है। सीखने के लिए कच्ची सामग्री प्रदान करती है। परिपक्वता क्या करती है? सीखने के लिए कच्ची सामग्री प्रदान करती है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में हो गई होंगी, तैयार हो गई होंगी। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। अब परिपक्वता के प्रतिमान की बात करें कि परिपक्वता में कौन कौन से घटक आ जाते हैं जब कोई व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, कोई बालक परिपक्व हो जाता है। पहली चीज़ होती है अधिग्रहण की क्षमता आ जाती है। पहली चीज़ आप देखेंगे, अधिग्रहण की क्षमता आ जाती है। अधिग्रहण का मतलब है जो चीज़ आप उसको समझाएंगे बालक को, वो धीरे धीरे क्या करेगा, उस बात को आसानी से समझ जाएगा। आप देखते हैं कक्षा 9, 10 या 11, 12 के बच्चों को देखेंगे, आप अगर एक भी पॉइंट को आसानी से समझाते हैं तो वो आसानी से ग्रहण कर लेता है। दूसरी बात करें तो धारण करने का मतलब है बातों को समझ कर उस पर संक्रियाएँ करना स्टार्ट कर देता है, वो उसके धारण की गुणता को प्रकट करता है। सशक्त प्रत्यास्मरण, वह आसानी से चीज़ों को क्या कर सकता है? स्मरण कर सकता है, याद कर सकता है। ठीक है, तो अगर परिपक्वता के प्रतिमान पूछे जाएं तो प्रतिमान में अधिग्रहण, धारणा, सशक्त प्रत्यास्मरण तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे की ओर चलें तो आगे की ओर नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब पढ़ेंगे हम विकास क्या है। विकास, अभी तक आप देख रहे थे विकास और अभिवृद्धि में अंतर देखा था आपने, अब विकास पढ़ेंगे। विकास का अर्थ किसी भी प्राणी में नवीन आकृति, आदत एवं क्षमता का जन्म लेना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। किसी भी प्राणी में जो नवीन आदत, नई आदत बनती जाती है कि कोई बच्चा रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में उसकी आदत है पढ़ना, सुबह चाय पीना पसंद है, तो ये एक आदत का विकास होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? विकास। और वृद्धि क्या है? विकास द्वारा प्राप्त क्षमताओं में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। विकास द्वारा प्राप्त क्षमताओं में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। जैसे कोश की बढ़ोतरी की वृद्धि जो होती है उसे क्या कहलाते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। अगर कोशिका बढ़ रही, कोशिका परिवर्तन हो रही है तो वो वृद्धि कहलाती है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, वृद्धि की बात हमने कर ली है, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब विकास की अगर परिभाषा देखें एलिजाबेथ बैरेट हरलॉक के अनुसार, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने विकास के बारे में कहा कि विकास एक क्रमिक परिवर्तन है। विकास कैसा है? क्रमिक परिवर्तन है। यह एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं और विशेषताओं का क्या होता है? जन्म होता है। तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देखते हैं जॉन डीबी ने क्या कहा। जॉन डीबी ने परिभाषा बताई कि शरीर के किसी भी अंग में परिवर्तन तो अभिवृद्धि कहलाती है, लेकिन समय के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। जैसे किसी पेड़ का बड़ा होना अभिवृद्धि है, लेकिन फलों का लगना क्या है? विकास है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे की ओर चलते हैं और गैसल की बात करते हैं। गैसल ने क्या कहा
विकास सम्मान प्रश्न से अधिक महत्व का विषय है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है एवं किसी सीमा तक इसका मूल्यांकन एवं मापन भी किया जा सकता है। लेकिन इनका मापन किस आधार पर करेंगे? मापन करेंगे शरीर निर्माण, शरीर शास्त्रीय, व्यवहारिक व्यवहार चिन्ह के आधार पर हम क्या करेंगे? इसका मापन कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हरलाक महोदय ने क्या कहा? महोदय हरलाक ने क्या कहा कि विकास बड़े तक सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित और समानुगत प्रगतिशील क्रम है। उन्होंने कहा कि विकास व्यवस्थित और समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में क्या होता है? सहायक होता है। विकास में बालक नवीन विशेषताएं क्या करता है? प्रस्फुटित करता है। ये आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। हेनरी सीसल बेल्ड ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि विकास के कारण उसकी प्रक्रिया किसी क्रिया में निहित प्रक्रिया है। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं? मानव मस्तिष्क में सभ्यता की, प्राणी के जीवन के विकास की अवस्था की वह प्रक्रिया जो अभिवृद्धि, प्रसार आदि में योग देने की स्थिति में हो, क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। ठीक है, अब बिल्कुल आसान सी परिभाषा देखिए कि मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों का क्रम क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, इसी पक्ष में मुनरो ने क्या कहा कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरना क्या कहलाता है? विकास। तो मुनरो की परिभाषा क्या थी? मुनरो अगर याद करना हो तो नर में क्या होता है? नर जन्म लेता है और प्रौढ़ावस्था में मर जाता है। यानी भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जो उसमें वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? श्रृंखलाबद्ध वृद्धि जो होती है, विकास कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो आप देखेंगे एक वैज्ञानिक हुए ब्रूनर और जीन पियाजे। ब्रूनर और जीन पियाजे ने क्या कहा? इन्होंने बताया कि बालक बालिकाओं के विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। इन्होंने विकास की परिभाषा ये बताई कि विकास की अवस्था में कुछ भी सिखा सकते हैं, बस इतनी सी बात है। स्किन, अब स्किन में धीमी परिवर्तन होती है भाई। अगर किसी की स्किन को सही करना है तो धीरे धीरे सही होगा। तो विकास एक सतत एवं क्या है? धीमी प्रक्रिया है। स्किनर ने क्या कहा? विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि विकास वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल होता है। वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। यानी वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल जो कर दिया जाए वही विकास की स्थिति बनती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये चीज़ें आसानी से आप याद कर सकते हैं। बुढ़ आप जानते हैं, बुढ़ जन्म लेगा तो वातावरण में हवा चलती है। हवा चलने से उसमें और वंशानुक्रम में क्या है कि पौधा जन्म लेता है और उसकी जड़ें क्या रहती हैं? भूमि में स्थिर रहती हैं। ठीक है, इतनी बात याद हो गई होगी। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं और आगे की स्लाइड में देखते हैं कि आगे की स्लाइड में क्या है। विकास की विशेषता। तो विकास की विशेषता इम्पॉर्टेंट है, आपका ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकती है। तो बात करेंगे विकास कैसा है। विकास एक गुणात्मक एवं आंशिक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मुनरो ने ही बताया था। विकास का मापन संभव नहीं होता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसे केवल अनुभव कर सकते हैं, मापन करने चलेंगे तो मापन नहीं कर पाएंगे। विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, किसी एक का प्रभाव नहीं लिख सकते हैं। अगर विकास पर पूछा जाए प्रभाव किसका होगा तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव होगा। तो केबीएस एग्जाम के लिए आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाइए। रिवीजन करने के लिए हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। याद आपको करना है, केवल हम याद करने की ट्रिक बताएंगे और उसमें समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले साइड में, अगली वीडियो में।